नमस्कार दोस्तों। तो एस जयशंकर साहब का एक बयान आया और उस बयान को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने हमारे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को क्रिकेट के साथ कंपेयर करके एक एनालॉजी निकाली है दोनों चीज़ों में, और उन्होंने कहा है कि जैसे क्रिकेट का गेम होता है ठीक वैसे ही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी है। जैसे इंडिया का क्रिकेट टीम का जो आज स्टेचर है वही इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का हाल वही है आज की डेट में। और जिस तरीके से ग्रो हुई है फॉरेन पॉलिसी, जैसे हमारी क्रिकेट टीम ग्रो हुई है वैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी भी जो है वो धीरे धीरे ग्रो होती गई है। उन्होंने ये एनालॉजी क्यों निकाली, एक हुआ क्या था कि बेसिकली वो एक इवेंट में गए हुए थे और ये इवेंट था इंडिया के फॉर्मर क्रिकेटर मोहिंदर अमरनाथ जी का। मोहिंदर अमरनाथ जी जो 1983 की वर्ल्ड कप टीम थी उसका हिस्सा थे। 1983 की वर्ल्ड कप टीम में ये वाइस कैप्टन भी थे। बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन थे अपने टाइम के, और कहा जाता है कि पेस को खेलने में ज़बरदस्त मोहिंदर अमरनाथ बहुत अच्छे बैट्समैन माने जाते थे, जो फास्ट बॉल खेलने में बहुत अच्छे थे। तो इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, उसी का बुक लॉन्च इवेंट था जिस पर उन्होंने एस जयशंकर साहब को बुलाया था, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। एस जयशंकर साहब वहाँ पर गए और वहाँ पर सबसे पहले तो उन्होंने 1983 वर्ल्ड कप की बात करी और उन्होंने कहा कि 1983 का जो वर्ल्ड कप था वही एक ऐसा इन्फ्लेक्शन पॉइंट था जहाँ से इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो उसका पूरा मतलब करियर चेंज हो गया। इंडिया में क्रिकेट को एक अलग नज़रिए से देखा जाने लगा और पूरी तरीके से वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए कहो तो। 1983 का वर्ल्ड कप सही मायने में, ये जो एस जयशंकर साहब कह रहे हैं, ये सही में एक टर्निंग पॉइंट था। शायद आज के टाइम में 1983 से ज़्यादा तवज्जो 2011 के क्रिकेट वर्ल्ड कप को दिया जाए, या क्योंकि आज मीडिया ज़्यादा है, कवरेज ज़्यादा होती है, इसलिए हम 2011 के वर्ल्ड कप के बारे में ज़्यादा बात कर लेते हैं, या जो भी हम T20 वर्ल्ड कप जीते हैं उसके बारे में ज़्यादा बात कर लेते हैं। लेकिन 1983 का वर्ल्ड कप 2011 और 2023 और सारे वर्ल्ड कप से बड़ा वर्ल्ड कप था इंडिया के लिए। क्यों बड़ा वर्ल्ड कप था, उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि उस समय हम अंडरडॉग्स थे। एक टाइम पर वहाँ पर पाकिस्तान की टीम हुआ करती थी, पाकिस्तान की बहुत अच्छी टीम मानी जाती थी। उस समय पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी। इमरान खान जैसे बॉलर्स तो पाकिस्तान में बॉलिंग करते थे, वासीम अकरम जैसे बॉलर थे। श्रीलंका की टीम उस समय पर बहुत अच्छी मानी जाती थी, लेकिन इंडिया जो था वो उस समय बहुत अंडरडॉग था। एक घटना 1983 वर्ल्ड कप की ही है। कपिल देव साहब जो उस समय कैप्टन थे, उनने कई बार इस घटना का जिक्र भी किया और आपने सुना भी होगा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होता है, जहाँ पर हर टीम के जो कैप्टन होते हैं उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी टीम के बारे में बोलना होता है, तो वहाँ पर उनसे रिपोर्टर्स ने, किसी अंग्रेजी रिपोर्टर ने पूछ लिया कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो कपिल देव साहब का कहना था कि वी आर हियर टू विन, हम जीतने आए हैं यहाँ पर। तो सब लोग हंसने लगे, वहाँ पर जितने रिपोर्टर्स बैठे थे, जितने लोग बैठे थे, सब हंसने लगे कि मतलब इंडिया जीतने आया है। और उन हंसने वालों में कुछ इंडियन क्रिकेटर्स भी मौजूद, मतलब इंडियन रिपोर्टर्स भी मौजूद थे। मतलब वो उनको अपनी कंट्री पर ही भरोसा नहीं था कि ये लोग जीत भी सकते हैं। तो इस तरीके की स्थिति उस टाइम पर थी इंडियन क्रिकेट टीम की, और भरोसा ही नहीं था किसी को भी कि हम जीत सकते। खुद हमारे प्लेयर्स को भी कई सारी मूवीज़ वगैरह भी बनी है, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली क्या है, आप कमेंट करके बताना। तो प्लेयर्स को भी ये नहीं भरोसा होता था कि हम जीत भी सकते हो, बस खेलने जाते थे वहाँ पर। ये स्थिति थी। उतने स्पॉन्सर्स नहीं थे, उतना कवरेज नहीं था, उतना बड़ा फैन फॉलोइंग नहीं थी उन क्रिकेटर्स की। बहुत एवरेज प्लेयर्स थे। आज तो फैंस के बेसिस पर ही प्लेयर को बड़ा और छोटा माना जाता है, तो बहुत एवरेज प्लेयर हुआ करते थे। लेकिन हमने वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को हराया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को हरा करके हम फाइनल्स में पहुँचे, और फाइनल्स में हमारा जो मैच था वो उस समय की सबसे टॉप की टीम वेस्ट इंडीज़ से था। वेस्ट इंडीज़ पहले के 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी थी 1983 में, और वेस्ट इंडीज़ की जो टीम थी वो ऐसी वैसी टीम नहीं थी। वेस्ट इंडीज़ की जो उस टाइम की टीम हुआ करती थी, जो फास्ट बॉलिंग अटैक था उसके लिए जानी जाती थी। और सिर्फ फास्ट बॉलिंग अटैक नहीं, बैटिंग में भी उस समय पर क्लाइव लाइट जैसे बैट्समैन थे, उनके पास विवियन रिचर्ड्स जैसे बैट्समैन थे जो कि धो दिया करते थे बिल्कुल बॉलर्स को। और फास्ट बॉलिंग में जोएल गार्नर, माइकल होल्डिंग जैसे बॉलर्स थे। ऐसा नहीं है कि फास्ट बॉलिंग जो है वो 155 160 फेंका करते थे, वो 140 145 ही फेंकते हैं। और लेकिन उस समय की कंडीशंस बहुत डिफरेंट थी। अब यहाँ पर हमारे लिए और आपके लिए घर में बैठ करके सुनना और मुझे कैमरे पर खड़े होकर कहने में फास्ट बॉलिंग बहुत आसान हो जाती है, लेकिन अगर आपके आसपास कोई स्टेडियम वगैरह हो तो कभी नेट्स में जाना और उसमें आपको पता लगेगा कि 130 की जो रफ्तार होती है, जो हम कह देते हैं बड़े आसानी से, अरे यार ये तो स्लो बॉलर है, बस 130 फेंक रहा है, वो खेल के देख लेना क्या होता है। खैर, तो उस टाइम पर जो माइकल होल्डिंग, जोएल गार्नर जैसे बॉलर्स थे वो फास्ट फेंकते थे, 6.5 फीट के होते थे। और उस टाइम पर जो बॉलर्स, जो पूरा क्रिकेट था वो एक बैट्समैन गेम आज तो बन गया है, उस टाइम पर एक बॉलर्स गेम हुआ करता था, और बाउंस के ऊपर कोई रोक नहीं होती थी। और उस टाइम पर जो पिचेस थी वो भी बहुत अनइवन हुआ करती थी। कोई हेलमेट, कोई वो जो सेफ गार्ड्स आज होते हैं वो सब गार्ड नहीं थे उस टाइम पर, और उस टाइम पर फास्ट बॉलिंग को खेल पाना बहुत मुश्किल था। तो उस टाइम पर वेस्ट इंडीज़ की फास्ट बॉलिंग ज़बरदस्त थी, जिसको खेल पाना बहुत मुश्किल होता था। और वेस्ट इंडीज़ अपने फास्ट बॉलिंग के दम पर, अपनी बॉलिंग के दम पर 3 वर्ल्ड कप जो है वो जीत जाती थी। इंडिया ने भी कोई बहुत ज़्यादा रन नहीं बनाए थे उस टाइम पे, जो 183 रन ही बना पाए थे। तो ये स्थिति थी उस टाइम की।
1983 में हम वो वर्ल्ड कप जीते और वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, वो एक इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट था। और उसके बाद क्रिकेट का जो पूरा सिनेरियो है भारत में बदल गया, फैन फॉलोइंग हुई लोगों की, लोगों ने क्रिकेट देखना शुरू किया। हालांकि ये चीज़ हॉकी के साथ भी होनी चाहिए थी, जब ध्यानचंद साहब खेलते थे इंडियन हॉकी टीम में और हमने वर्ल्ड में मतलब ओलंपिक्स में मेडल्स भी जीते, गोल्ड मेडल भी जीता, तो हॉकी का भी ये हाल होना चाहिए था, सुधरना चाहिए था। उसकी स्थिति सुधरी भी है आज की डेट में, लेकिन उतना क्रिकेट के लेवल पर हॉकी नहीं आ पाया है। ठीक वैसे ही क्रिकेट का जो पूरा टर्निंग पॉइंट था वो 83 का वर्ल्ड कप था और उसके बाद क्रिकेट की जो पूरी सिनेरियो है वो बदल गया। वैसे ही उन्होंने एनालॉजी ड्रॉ की हमारे फॉरेन पॉलिसी के साथ कि जैसे क्रिकेट है वैसे ही हमारी फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी को कई लोग जो है वो चेस का गेम समझते हैं, जहाँ पर दो खिलाड़ी हैं और पूरा शतरंज का पूरा दिमाग लगा रहे हैं, एक चाल बिसाते बिछाई जा रही हैं, चालें चली जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वैसे ही जैसे हमारी फॉरेन क्रिकेट, जैसे क्रिकेट होता है कि जहाँ पर आपके लिए बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, सबको एक साथ ले करके चलना पड़ता है, वैसे ही फॉरेन पॉलिसी भी होती है जहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं और सबको ले करके चलना है। बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस, जैसे इंडिया में जब आप खेलते हो तो फ्लैट पिच होती है, मतलब एशियन सब कॉन्टिनेंट में आप खेलते हो फ्लैट पिचेस आपको मिलती हैं। आप इंग्लैंड जाओ, आप ऑस्ट्रेलिया जाओ, आपको फास्ट पिच मिलेंगी। तो इस तरीके का हालत होता है कि फॉरेन पॉलिसी का भी कि डिफरेंट कंडीशंस में आपको डिफरेंटली एक्ट करना होता है। तो बिल्कुल आप क्रिकेट से उसकी एनालॉजी निकाल सकते हो। कई बार क्या होता है कि आप डिफरेंट घर में खेलते हो अपने, कई बार आप बाहर खेलते हो, उसके साथ ठीक वैसे ही यहाँ पर भी होता है। कई बार क्या होता है कि आप अंपायर्स की विम्स एंड फैंसीज में होते हो। पहले तो ये DRS VRS का कोई ऑप्शन था नहीं, तो अंपायर ने आउट दे दिया तो आउट दे दिया। वैसे ही विम्स एंड फैंसीज का कहने का मतलब उनका ये है, जैसे अंपायर है तो फॉरेन पॉलिसी में जो अंपायर्स होते हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। आप देखो कि कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो दबाव में काम करती है। जैसे यूनाइटेड नेशंस को ही ले लो, वो तो पूरी तरीके से US मतलब डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उनके दबाव में काम करता है। नेटो का आप उठा लो, US के दबाव में काम करता है। तो ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से एनालॉजी उन्होंने ड्रॉ करी कि वैसे ही जैसे अंपायर की विम्स एंड फैंसीज पर आप कई बार होते हो, फॉरेन पॉलिसी भी आपकी कई बार डोमिनेंटेंट होती है। जैसे सेंट्रल एशिया की आप फॉरेन पॉलिसी देखोगे, सेंट्रल एशियन कंट्रीज की, लंबे समय तक रशिया ने उसको डोमिनेट किया है। अब वो रशिया के चंगुल से निकल गई तो वो चाइना की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए हैं, तो अब चाइना उनको डोमिनेट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की आप फॉरेन पॉलिसी देखो तो कभी उसको चाइना चलाता है, कभी उसको US चलाता है, मतलब उनकी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। लेकिन इंडिया की अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखो तो आप किसी एक कंट्री को नहीं कह सकते हो कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ये कंट्री चलाती है या ये कंट्री चलाती है। देखो, इम्पैक्ट जरूर होता है, दोस्ती जरूर होती है, लेकिन पूरी तरीके से कोई हमारी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से मैनिपुलेट करे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती इंडिया के साथ। और जो स्टेचर आज की वर्ल्ड क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट टीम का है, वही स्टेचर हमारा आज के इंटरनेशनल पेडेस्टल पर इंडिया का है। अब खारिज करने वाले तो सब कुछ खारिज कर देते हैं। अब कुछ लोग कह देंगे कि 83 का वर्ल्ड कप जो हम जीते थे, उसके बाद अभी कमेंट में कुछ लोग लिख देंगे कि 83 का जो हम वर्ल्ड कप जीते थे उसके बाद इंडियन जो वेस्ट इंडीज़ टीम है वो इंडिया आई थी टूर पर और 5-0 से सीरीज़ हरा के चली गई थी। हमें खारिज कर देंगे लोग, खारिज करने वाले कुछ लोग। चंद्रयान 3 मिशन को कुछ लोग खारिज कर देते हैं और ये खारिज करने वाले इंडियंस ही हैं बहुत सारे, जो आकर के कमेंट में भी लिखने लगेंगे और हंसने लगेंगे, हाँ देखो ये क्या बोल रहा है, 83 का वर्ल्ड कप जीते, कौन सी बड़ी बात हो गई। तो उनके लिए कोई जवाब नहीं हो सकता है, वो लोग अपने में मज़े में रहते हैं और कुछ भी कमेंट करते हैं, उनके कमेंट में बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता हूँ। तो खैर, जो आज उस टाइम पर, और अगर आपको इंडिया का क्या स्टेचर है वो देखना हो तो आप किसी भी इंटरनेशनल इवेंट की जहाँ पर इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है वहाँ की पिक्स उठा करके देख लेना कि इंडिया के काउंटर पार्ट्स को कैसे ट्रीट किया जा रहा है। उससे आपको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का क्या दबदबा है आज की डेट में वो पता लग जाएगा। उसके अलावा इंडियंस को कैसे एड्रेस किया जाए। जैसे अभी US इलेक्शंस हो रहे थे, आप देखो कि इंडियंस को अलग तरीके से वहाँ पर एड्रेस किया। दोनों ने, कमला हैरिस ने भी एड्रेस किया, डोनाल्ड ट्रंप ने भी एड्रेस किया। जैसे आप ज्यूज एक कम्युनिटी है जिसका आप नाम सुनते हो, ज्यूज़ को अलग तरीके से एड्रेस किया जाता है कई सारी कंट्रीज़ में जब इलेक्शंस वगैरह होते हैं, क्योंकि ज्यूज़ को कहा जाता है कि पावरफुल लोग हैं, 1-2% में आते हैं और इसलिए उनकी तो जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी एड्रेस क्यों किया जाता है? बिकॉज दे हैव द पावर, दे हैव द मनी, इस वजह से उनको एड्रेस किया जाता है। ठीक वैसे अगर इंडियंस को, ये ज्यूज़ को तो फिर भी रिलीजन के बेसिस पर एड्रेस कर रहा है, लेकिन अगर इंडियंस को एड्रेस किया जा रहा है, एक कंट्री के लोगों को एड्रेस किया जा रहा है उस कंट्री के स्ट्रांग होने की वजह से, तो आप समझ सकते हो कि आज की डेट में इंडिया कहाँ खड़ा है।
अब वैसे ही आप पाकिस्तान से कंपेयर कर लो, यहाँ पर भी उन्होंने कंपेयर किया है कि पाकिस्तान की एक टाइम पर टीम हुआ करती थी, एक टीम ऐसी थी जहाँ पर वासिम अकरम, इमरान खान जैसे बॉलर्स हुआ करते थे। बैट्समैन में अगर आप देखोगे उसके बाद की भी जो टीम बैट्समैन उठा लोगे, यूनुस खान, यूसुफ यूहाना जैसे बैट्समैन हुआ करते थे, इस्मामुल हक जैसे बैट्समैन हुआ करते थे, वो पाकिस्तान टीम आज बहुत डिफरेंट कंडीशंस में है। ठीक वैसे ही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, उस टाइम भी कोई डोमिनेट कर रहा था पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को और आज भी कोई डोमिनेट कर रहा है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को। तो पाकिस्तान की क्या स्थिति, ये जो स्थिति हुई पाकिस्तान की, ये क्यों हो गई? पाकिस्तान की ये स्थिति इसलिए हो गई क्योंकि पाकिस्तान ने कभी अपने फॉरेन पॉलिसीज़ में चेंज नहीं किया। पाकिस्तान ने वही जो काम उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ कि उसको कभी चेंज नहीं किया उन्होंने, ठीक वैसे उनकी फॉरेन पॉलिसी का हाल हो गया। और आप इंडिया को कंपेयर करके देख लो, खैर कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, कोई कंपैरिजन है ही नहीं, लेकिन अब किताब में लिखा है, उन्होंने एनालॉजी ड्रॉ की है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया को आज देख लो कि हर जो क्रिकेट में टीम है वो इंडिया के साथ खेलना चाहती है। क्यों? क्योंकि पैसे, ब्रॉडकास्टर्स जो है वो पैसे ज़्यादा कमाने को मिलते हैं और लोग ज़्यादा देखते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा फ़ैन बेस है। बीसीसीआई एक बहुत बड़ा क्लब, बीसीसीआई एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी है, इस वजह से लोग खेलना चाहते हैं इंडिया के साथ। ठीक वैसे ही इंडिया में अगर आप बिजनेस को देखो तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन जो हैं वो इंडिया में एंटर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया एक इतना बड़ा मार्केट है, ग्लोबल बिजनेस को सपोर्ट करता है, इस वजह से लोग इंडिया आना चाहते हैं। वहीं पाकिस्तान को देख लो, कितने ऐसे बिजनेसेस जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, बहुत कम। क्यों? क्योंकि अनरेस्ट है वहाँ पर, कोई स्टेबल कंडीशंस नहीं है वहाँ पर, इन सारी चीज़ों की वजह से। तो मोहिंदर अमरनाथ साहब ने ये पूरी जो किताब लिखी थी वो 1983 के वर्ल्ड कप का भी उसमें कई सारा जिक्र है, बहुत सारे इंसिडेंट्स के ऊपर उन्होंने बात करी है। और एस जयशंकर जब उनके बुक इवेंट पर जाते हैं तो ही टेक्स प्राइड इन टेलिंग व्हाट वी हैव डन इन 1983 और उससे एक एनालॉजी निकाल करके वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी की भी बात करते हैं। तो सिर्फ वो 1983 वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से चेंज हुई है उसकी भी बात कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी और हमें भी कहीं ना कहीं वो प्राइड लेना चाहिए जो हमारे अचीवमेंट्स हैं किसी भी फेज़ में हो, चाहे वो किसी भी स्फीयर में आए, वो क्रिकेट में आ रहा है, वो हॉकी में आ रहा है, वो कबड्डी में आ रहा है, वो रेसलिंग में आ रहा है, कहीं पर भी अगर हमारा ये हम अचीव कर रहे हैं कुछ, तो उसको कहीं ना कहीं उसमें प्राइड लेना बहुत ज़रूरी है। बीइंग एन इंडियन, हर चीज़ को खारिज कर देना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है और वो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। वैसे ही आज की डेट की इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आज की डेट में हम किसी की दबाव में काम नहीं करते हैं। हमने हर आपदा को अवसर में बदला है। जब पूरे वर्ल्ड में अनरेस्ट चल रहा था, पूरा इंटरनेशनल मार्केट फॉल कर रहा था, इंडिया का सबसे स्टेबल मार्केट रहा था उस टाइम पर भी, और आज की डेट में भी इंडिया के मार्केट को वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल मार्केट्स की रैंकिंग में रखा जाता है। इसी वजह से, क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत स्टेबल है, हम बार बार चेंज नहीं करते, हमारी गवर्नमेंट जो है वो बहुत स्टेबल रहती है, कोलिशन की सरकार नहीं बनती। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज़ भी हैं वो बहुत स्टेबल रहती हैं। कोई भी सरकार हो, भले मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, देखिए कोई भी सरकार हो, अगर वो कोलिशन की गवर्नमेंट नहीं है तो बहुत स्टेबल गवर्नमेंट रहती है। स्टेबल गवर्नमेंट होने की वजह से पॉलिसीज़ जो है बहुत स्टेबल रहती हैं। और कोई भी सरकार 5 साल अपना पूरा कार्यकाल पूरा करे तो बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे फेजेस में काम नहीं भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे फेजेस में काम होते भी हैं जिसका आपको फ़ायदा मिलता है। यूएस में इसी चीज़ का फ़ायदा है कि वहाँ पर गवर्नमेंट गिराने का बहुत मुश्किल प्रोसेस है, इसीलिए आप देखोगे कि वहाँ पर चलती ही है पूरी गवर्नमेंट, और इलेक्शंस तभी होते हैं, वहाँ पर रिमाइंडर ऑफ टर्म्स के लिए चीज़ें भी होती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यूएस के अंदर, जिस चीज़ को यहाँ पर इंडिया में भी फॉलो किया जाना चाहिए। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड 2 कोर्सेज लॉन्च किए, एक 2026 का, एक 2027 के लिए। यहाँ पर प्लस मेंबरशिप का प्राइस दिख रहा है आपको, यहाँ पर आइकॉनिक मेंबरशिप का प्राइस दिख रहा है। अब अगर आपको ये प्राइसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो अनअकैडमी एक बहुत बड़ा ऑफर लेकर के आया है आपके लिए। ये ऑफर सिर्फ 30 नवंबर तक है कि आप इन सारे बैचेस को सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये पर मंथ के बहुत मिनिमम से प्राइस में गेन कर सकते हो। इस 1200 रुपये पर मंथ का जो प्राइस में आप इस कोर्सेज़ को लोगे, इसकी जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 30 नवंबर तक की, तो उससे पहले आप ले लीजिए। और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वेबसाइट पर जब आप हमारी जाएंगे तो बहुत सारी EMI के ऑप्शंस वहाँ पर आपको और भी मिल जाएंगे। इसके अलावा इस बैच के बारे में अगर बताएं तो इसमें अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ाएंगी। उसके साथ आपको GS, CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर कराया जाएगा। कंप्लीट प्रोग्राम है। मेंस की टेस्ट सीरीज
इवैल्यूएशन के साथ आपको मिलेगी, प्लस इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ 1200 रुपये पर मंथ में आप अवेल कर सकते हो 30 नवंबर तक। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करना, और अगर आप वन शॉट पेमेंट करते हो तो उस पर आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सिंपली आपको एक कोड यूज़ करना है जिसका नाम APYT10 है। इस कोड को कैप्स में आप यूज़ करना, जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।